अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। ये आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानेट। तो पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं। ये हिस्ट्री में आपके पीए फर्स्ट में 3 चैप्टर आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें आज हम हाउ, व्हेन एंड वेयर चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। ऑन पेज नंबर 5 हेयर हाउ, व्हेन एंड वेयर ये आपका चैप्टर का नाम है। और यहाँ पर आप लिखेंगे पार्ट फर्स्ट, और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स रीड। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर द पीरियड फ्रॉम 1707 to 1947। एज यू नो, हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। बता रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री है वो कौन सा पीरियड कवर करती है, किस टाइम को हम कहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री कहलाएगी, मतलब किस हिस्ट्री को हमने कहा कि ये मॉडर्न हिस्ट्री है। तो 1707 से लेकर 1947 तक जो हिस्ट्री लिखी गई, मतलब उसके बीच का जो समय था उसे क्या कहा, मॉडर्न हिस्ट्री। और हिस्ट्री को कितने हिस्से में डिवाइड किया गया था, 3 पीरियड में। इन अर्लियर 2 क्लासेस वी हैव रीड अबाउट एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड। और इससे हम 7th 8th में जो हम 7th और 6th में जो हम पढ़ के आए हैं उसमें हम किसके बारे में पढ़ के आए हैं, एंशिएंट और मेडिवल पीरियड के बारे में। दीज ब्रॉड डिवीजन मार्क हाउ द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक, कल्चर एंड पॉलिटिक्स ऑफ ईच पीरियड डिफर्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग पीरियड। इसमें हमें क्या बताया था कि अलग अलग जगह पर सोसाइटी और इकनॉमी और कल्चर और पॉलिटिक्स, मतलब ईच पीरियड में हर पीरियड में, जैसे एंशिएंट में अलग था, वहाँ की सोसाइटी अलग, सोसाइटी डिफरेंस अलग था एज़ कम्पेयर टू मेडिवल। वहाँ पर पॉलिटिक्स सिस्टम अलग था, जैसे एंशिएंट में जो पॉलिटिक्स सिस्टम था वो मेडिवल में डिफरेंट था। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में ये इन दोनों एंशिएंट और मेडिवल पीरियड पढ़ा, जिसमें हमने ये सब चीज़ें डिफरेंसेस देखी। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स की बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है हिस्ट्री में हमें इम्पोर्टेंट डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तारीख। जैसे कि आपका बर्थडे का दिन है, यहाँ लिखा है जैसे योर ईयर ऑफ बर्थडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर यू एंड योर पेरेंट्स, कि आपके पेरेंट्स और आपके लिए आपके बर्थडे का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके बर्थडे का डेट है वो आप उसे याद रखना चाहेंगे, आप भूलना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इम्पॉर्टेंट डेट है। ठीक है, इसी तरह से मैनी डेट्स, यानी बहुत सारी डेट्स हैं हिस्ट्री के अंदर जो जिनकी भी बहुत वैल्यू है। जैसे आपके लिए आपके बर्थडे के डेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसी तरह से हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। डेट्स जो हैं, हिस्ट्री जो है डेट्स की वजह से ही मतलब हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि इस दिन ये हुआ, इस दिन वो हुआ, इस दिन यहाँ पर ये रूलर आया, या यहाँ पर मुग़ल इस दिन आए थे, इस तारीख को आए थे। इस तरह से हमें हिस्ट्री समझ में भी अच्छे से आती है। हम कंपेयर कर पाते हैं, 2 किंग, जैसे 2 किंग आए, अब आपस में कंपेयर करना है कौन पहले आया है कौन बाद में आया है, तो उसके लिए हमें डेट तो मालूम होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक ही है हमारा, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स। डेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, उसकी ज़रूरत क्या है, हमें तारीख़ को याद रखने की ज़रूरत क्या है, तारीख़ से हमें मतलब ऐसा क्या फ़ायदा है जिससे हम ये पढ़ने जा रहे हैं, हिस्ट्री के अंदर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है। तो यहाँ एक ऐसे इवेंट दिया हुआ है कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे 1913 में, और उन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस पार्टी के लीडर थे वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, ठीक है, लड़ रहे थे। तो उन्होंने, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए तो उनकी जगह ले ली। ठीक है, और वंस वी गो टू मोर डिस्टेंस पास्ट हिस्टोरियन एक्सप्लेन डिफरेंट इवेंट इन टाइम टर्म्स ऑफ पीरियड। और अगर पीछे चले जाएं पास्ट में, तो हिस्टोरियन ने बहुत सारी चीज़ें पीरियड के हिसाब से डिवाइड की हैं। ठीक है, डिफरेंट इवेंट जो है अलग अलग पीरियड के हिसाब से डिफ़ाइन की हैं, मतलब बताई हैं। हाउ डू वी पीरियोडाइज़ का मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब हम कैसे डिवाइड हुए, इसका यहाँ पर यही मतलब लग रहा है कि हम कैसे डिवाइड हुए, मगर यहाँ पर हमारी बात नहीं है, हमारी हिस्ट्री को लेकर बात है कि हमारी हिस्ट्री कितने हिस्सों में डिवाइड हुई और कैसे कैसे डिवाइड हुई। तो स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर जेम्स मिल इन 1817 ब्रॉट आउट अ 3 वॉल्यूम वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक स्कॉटलैंड जगह है जहाँ का ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़र था। ठीक है, पॉलिटिकल फ़िलासफ़र कहते हैं जो फ़िलासफ़ी लिखता है। ठीक है, और वो मतलब लाइफ में देखता है क्या चीज़ गलत है, मतलब वो उसके ऊपर रिसर्च करता है। फ़िलासफ़ी लिखने वाले को कहते हैं फ़िलासफ़र। तो जेम्स मिल 1817 में इन्होंने क्या किया, 3 वॉल्यूम की एक बुक लिखी, मतलब 3 पार्ट की, 3 वॉल्यूम की, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ
ब्रिटिश इंडिया, बात इंडिया की हो रही है मगर उस ज़माने के जब ब्रिटिश इस पे रूल कर रहे थे उस टाइम की बात थी ये, मतलब रूलिंग से पहले की बात है बल्कि ये। ही डिवाइड इंडिया हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, इन्होंने इंडिया हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया। पहला था हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह निकाली गई, एक ही टाइम में इन्होंने एक बुक निकाली जिसके 3 पार्ट बनाए, जैसे मूवीज़ के 3 पार्ट होते हैं ना, इसी तरह से इन्होंने एक बुक निकाली द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इन्होंने उस बुक का नाम रखा, ठीक है। उसके 3 वॉल्यूम निकाले, यानी 3 हिस्सों में वो एक बुक निकाली। उसमें एक हिस्सा था हिंदू हिस्ट्री करके, एक था मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री। हिंदू हिस्ट्री में क्या था, उस ज़माने की हिस्ट्री इन्होंने उसमें लिखी जब हिंदू रूलर थे, ठीक है, जब वहाँ पर रूलर हिंदू थे इंडिया के अंदर, यानी हम ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अपनी इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हिंदू रूलर थे जब इंडिया के अंदर, जब कोई मुस्लिम और ब्रिटिश रूलर नहीं आए थे, उससे पहले की जो बातें थी, मतलब जो पास्ट गुजरा है, उन्होंने वो हिंदू हिस्ट्री में लिखा। मुस्लिम हिस्ट्री में क्या है, जब मुस्लिम रूलर आ गए इंडिया के अंदर तो उन्होंने उस ज़माने के बारे में जो मतलब इवेंट हुए, हिस्ट्री के अंदर क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, अरे जो डेट्स लिखी जाती हैं, कुछ स्पेशल इवेंट लिखे जाते हैं या कुछ तारीखें लिखी जाती हैं, या उस ज़माने में क्या क्या चीज़ हुई या चेंजेस क्या हुए या पॉलिटिकल रूल क्या थे या पॉलिटिक्स कैसे चलती थी, ठीक है, वहाँ के मतलब जैसे अगर वोटिंग सिस्टम है तो क्या है। तो ये सब चीज़ें हिस्ट्री में आती हैं। मतलब पुरानी हिस्ट्री का मतलब ही है पास्ट, अपने पास्ट के बारे में जानते हैं, मतलब जो हमारा कल गुजर चुका है, जो निकल चुका है समय, उसके बारे में जानते हैं। और ब्रिटिश हिस्ट्री फिर तीसरा पार्ट था। ब्रिटिश हिस्ट्री में क्या था, जब ब्रिटिश रूल करने लगे थे इंडिया के अंदर, ठीक है, तो उस ज़माने के बारे में लिखा था इन्होंने, उस ज़माने की हिस्ट्री को लिखा था ब्रिटिश हिस्ट्री में। दिस वे ऑफ पीरियडाइजेशन ऑफ इंडिया हिस्ट्री वॉज एक्सेप्टेड वाइडली, और ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट भी किया था इनकी बात को इंडिया के अंदर इन्होंने जो पीरियडाइजेशन किया था, हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा था, बहुत लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट किया कि हाँ बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हिस्ट्री लिखी है, मतलब हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट के बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हिस्ट्री को ज़ाहिर किया है, मतलब डिटेल में समझा दिया है, ये काफ़ी लोगों का मानना था। बाय डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स वी डिमार्केट इट इनटू अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, चेंजेस विच टुक प्लेस फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। इन्होंने क्या किया, जब हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो इन्होंने उसमें वो सारी चेंजेस लिखे, वो सारी चीज़ें लिखी जो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में आए, ठीक है। जेम्स मिल रिगार्डेड एशियन एज अनसिविलाइज। हम एशिया के अंदर आते हैं, इंडिया कहाँ पर आता है, जब मैप में देखेंगे आप लोग तो इंडिया कहाँ पर आता है, एशिया के अंदर। तो एशिया में रहने वालों को इन्होंने एशियंस कहा नहीं बल्कि एशियंस कहते हैं, ठीक है। जैसे अलीगढ़ में अलीगढ़ियन, ऐसे डिफरेंट हम नाम बना देते हैं, इसी तरह से एशिया में रहने वाले को एशियंस, जैसे ये खुद स्कॉटलैंड के थे स्कॉटिश। तो जेम्स मिल ने क्या कहा कि एशिया के जो रहने वाले लोग हैं वो अनसिविलाइज हैं, मतलब उनके पास सभ्यता नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि जब ही बिलीव दैट यूरोपियन कुड सिविलाइज इंडिया फॉर हिम, और इंडियन हिस्ट्री बिफोर ब्रिटिश वॉज मार्क बाई हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पॉट्स। इन्होंने सोचा कि जो यूरोपियन हैं, यूरोप में रहने वाले हैं, वो इंडिया को सिविलाइज कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें रहने का तरीका बता सकते हैं, उन्हें सभ्यता दिला सकते हैं। उन्होंने ये सोचा कि एशियन सोसाइटी जो है बहुत लोअर लेवल की है, मतलब उनका सभ्यता उनके पास नहीं है जो कि उन्हें यूरोप कंट्री सिखा सकती है। इंडिया हिस्ट्री बिफोर ब्रिटिश वॉज मार्क है हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पॉट कहते हैं तानाशाही। और इनके लिए जेम्स मिल के हिसाब से इंडिया हिस्ट्री जो थी ब्रिटिश के रूल से, मतलब अंग्रेज़ों के हुकूमत से पहले ये सोचते थे जो हिंदू और मुस्लिम रूलर हैं वो रूलर नहीं है, एक तरह के तानाशाह हैं। तानाशाह किसे कहते हैं, जो जुल्म ढाता है, जुल्म सितम करता है अपने कौम पर, मतलब अपनी जो वहाँ के जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है, उन पर वो क्या करते हैं, वो लोग ज़बरदस्ती अपने रूल्स थोपते हैं, और अगर पब्लिक नहीं भी करना चाहती तो उन्हें करना पड़ता है, वरना उसकी सज़ा क्या होती है, डेथ होती है, ठीक है। तो उन्हें तानाशाह कहते हैं। तो इन्होंने हिंदू और मुस्लिम रूलर को डिस्पॉट कहा, तानाशाह कहा। ये कहा कि ये लोग तानाशाह हैं, मतलब ये इंडिया को जो है सिविलाइज नहीं कर रहे हैं, अच्छे इसे बढ़ोतरी नहीं दे रहे हैं इंडिया को, ये साइंस में, न टेक्नोलॉजी में, न लर्निंग में, एजुकेशन में, किसी चीज़ तरह से ये जो है बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये डिस्पॉट हैं, तानाशाह हैं। इंडिया वॉज करेक्टेड बाई रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट हायरार्की, इग्नोरेंस एंड ऑर्थोडॉक्सी। इन्होंने ये सब चीज़ें भी देखी, ये तो चीज़ें होती भी थी पहले, जैसे रिलीजियस इंटॉलरेंस कि रिलीजन के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में भेदभाव हो रहे हैं। कास्ट हायरार्की मतलब नीची जात का है तो उसे बराबर में बैठने नहीं दिया जा रहा है, कास्ट के बेस पर
अनइक्वलिटी हो रही थी, ठीक है, बराबर की इज़्ज़त नहीं मिलती थी, इग्नोरेंस होता था, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, अपने से मतलब है, जो नीची जात का गरीब लोग हैं वो गरीब ही हैं और जो अमीर हैं उनकी एक तरह से हुकूमत थी उस ज़माने में, ठीक है। ही बिलीव दैट अनसिविलाइज इंडिया कुड बी अवेकन एंड मेड हैप्पी। इन्हें ये यकीन था, बिलीव था इन्हें कि जो अनसिविलाइज इंडिया है वो जगाया जा सकता है और उसे खुश रहने का तरीका बताया जा सकता है, उसे खुशहाली दे सकते हैं। कैसे? अगर ब्रिटिश उस पर रूल करने लगे, ब्रिटिश अगर रूल करेंगे उस पर। इन मेल्स ओपिनियन ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट प्रोग्रेस इन सिविलाइजेशन। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज द रूल ऑफ डार्कनेस। इनके हिसाब से, इनके नज़रिए से ये था कि ब्रिटिश अगर इंडिया के ऊपर रूल करते हैं और वो अपनी चीज़ें इंडिया वालों को बताते हैं, ठीक है, इन्हें सिविलाइज़ कर सकते हैं और प्रोग्रेस ला सकते हैं, मतलब यहाँ पर बढ़ोतरी ला सकते हैं। इन ब्रिटिश रूल की वजह से यहाँ पर बढ़ोतरी आएगी, मुनाफा होगा इंडिया वालों को अगर ब्रिटिश इनके ऊपर हुकूमत करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ब्रिटिश हुकूमत क्यों करेंगे, क्योंकि पहले का ज़माना जब जिस ज़माने की बात कर रहे हैं उस ज़माने में किंगशिप थी, ठीक है। कोई भी जो स्ट्रॉन्ग रूलर आता था वो छोटे रूलर को या कमज़ोर रूलर को हरा देता था और वहाँ पर अपनी हुकूमत कर लेता था। तो इनका मानना ये था कि इंडिया के और बाकी जगह के रूलर ना होके, बल्कि अगर ब्रिटिश रूलर हो कोई, अंग्रेज़ हो कोई रूलर, तो अंग्रेज़ जो है उन लोगों को जीने का और तरीका और काफ़ी चीज़ें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में पता है जो कि इंडिया वालों को नहीं पता है। तो अगर वो रूल करेंगे तो इंडिया वालों को सिविलाइजेशन मिलेगा, सभ्यता मिलेगी और इन्हें जो है काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। जैसे कि ये लोग बहुत पीछे हैं अभी, ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ में बहुत पीछे हैं। और जो पीरियड था बिफ़ोर ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ के रूल करने से पहले, अंग्रेज़ों के कब्ज़ा करने से पहले, इनकी हुकूमत से पहले जो इंडिया का समय गुज़रा है, उन्हें उस समय को इन्होंने क्या कहा है? डार्कनेस, रूल ऑफ डार्कनेस। मतलब जो हिंदू और मुस्लिम रूलर का रूलिंग किंगशिप का टाइम था, उस टाइम को इन्होंने कहा रूल ऑफ डार्कनेस, मतलब अंधेरे का समय। क्यों? इनके हिसाब से अंधेरे के समय इसलिए था क्योंकि इंडियन रूलर और हिंदू रूलर और मुस्लिम रूलर क्या थे? डिस्पॉट थे, मतलब तानाशाह थे, वो कोई काम नहीं कर रहे थे इंडिया को बढ़ोतरी देने का। अपार्ट फ्रॉम मिल्स क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियन डिवाइडेड इंडिया हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। मिल्स क्लासिफिकेशन के अलावा हिस्टोरियन ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया किसे? हिस्ट्री को। पहला था एंशियंट, देन सेकंड मेडिवल, देन थर्ड मॉडर्न। एंशियंट पीरियड वो है जो बहुत मेडिवल से पहले की बात, ठीक है। मेडिवल कब है? मेडिवल जो है मॉडर्न से पहले की बात है, बीच के समय के। एंशियंट में क्या था कि यहाँ पर एंशियंट के टाइम में हिस्ट्री को लिखने और रिकॉर्ड करने की कोई चीज़ नहीं थी। मेडिवल में ये सब चीज़ें आने लगी, ठीक है। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री 1707 से लेके 1947 का समय, यानी जब तक यहाँ पर वो रहे हैं अंग्रेज़, तब तक के समय को मॉडर्न हिस्ट्री, उस टाइम तक की हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। और मॉडर्न हिस्ट्री भी ये अंग्रेज़ खुद कहते थे इसे, बल्कि ये हमारे लिए मॉडर्न नहीं था। मॉडर्न का मतलब ही यही होता है कि मॉडर्नाइजेशन करना, चेंजेस लाना, ठीक है। द पीरियडाइजेशन इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन वेस्टर्न हिस्ट्री। और जो पीरियडाइजेशन हुआ था, 3 हिस्सों में बांटा गया था इंडिया को, वो किस बेस पे था? द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन वेस्टर्न हिस्ट्री। वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी उसके हिसाब से पीरियडाइजेशन किया था। वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी यूरोप की ही बात कर रहे हैं, यूरोप वेस्टर्न कंट्रीज़ में आती है वेस्टर्न हिस्ट्री, उसी की हिस्ट्री लेके, मतलब उसी के हिसाब से इन्होंने पीरियडाइजेशन किया था, मतलब उसके हिस्से किए थे हिस्ट्री के। मेडिवल एज वॉज अ सोसाइटी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रीजन while British rule led to exploitation without any progress. India historian categorize this period as colonial. अब जब इन्होंने मॉडर्नाइजेशन की बात की, मतलब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने ये कह के आए थे कि पहले तो ये ट्रेड रिलेट के मामले से आए थे, रूलिंग यहाँ पर मतलब रूलिंग के हिसाब से नहीं आए थे। रूलिंग करने के इन्होंने सोची नहीं थी कि रूलिंग करेंगे हम वहाँ जाके, ठीक है, रूल करेंगे इंडिया पे। ये सोच के आए थे हम वहाँ पर जाके ट्रेड करेंगे। मगर जब ये लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से आए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए आए, मगर इंडियन हिस्टोरियन ने इन्हें क्या कहा कि ये पीरियड ऑफ कॉलोनियल है। कॉलोनियल उसे कहते हैं जब कोई कंट्री या दूसरा देश आपके देश पे रूल करने लगे और अपनी चीज़ें आप पे थोपने लगे, ठीक है, वो अपनी चीज़ें बताने लगे।
तो इसीलिए इन्होंने इसे कॉलोनियल पीरियड कहा, ना कि ये कहा कि ये जो है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था यहाँ पर, बल्कि क्योंकि ब्रिटिश रूल यहाँ पर जब करने लगे तो इन लोगों के साथ भेदभाव करने लगे इंडिया के साथ। अब यूज़ ऑफ आर्कीव, आर्कीव क्या है? आर्कीव एक तरह का जो है हमारा इंस्टीट्यूशनल प्लेस थी, मतलब जब ब्रिटिश यहाँ पर रूल कर रहे थे तो यहाँ पर बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल बनाई गई थी, जगह बनाई गई थी, मतलब कि जहाँ पर हम अपने हिस्ट्री यानी अपनी जो हमारा रिकॉर्ड है उस समय का वो हम रख सकें कि आगे समय में आने में हम उसे दोबारा अगर ज़रूरत पड़े तो हम देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एन आर्कीव इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यूएबल रिकॉर्ड, यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आर्कीव एक हिस्टोरिकल वैल्यूएबल रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होता है, रेंजिंग फ्रॉम पेपर एंड डॉक्यूमेंट ऑफ फोटोग्राफी, जिसमें जो है हम पेपर में रिकॉर्ड किस तरह से हो सकते हैं, पेपर में या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, चाहे वो फोटोग्राफ के फॉर्म में हो, फिल्म की फॉर्म में हो, वीडियो टेप्स की फॉर्म में और साउंड रिकॉर्डिंग की फॉर्म में, किसी भी तरह के अगर हमारे पास नोट्स के फॉर्म में हो या किसी भी तरह के हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं तो वो आर्कीव के अंदर रखे जाते थे। वो आर्कीव एक जगह है, देखिए यहाँ पर दिए नेशनल आर्कीव एट न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो वहाँ पर सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं पुराने से पुराने, जो कि हमें समय आने पर, वक्त आने पर अगर हमें ज़रूरत पड़े तो निकाल सकें। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर 1857 हैड सेट अप द नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने 1857 के बाद नेशनल आर्कीव इंडिया का बनाया, जो कि न्यू दिल्ली में रखा गया। टू टेक प्लेस इन इंडिया, इंडिया के अंदर, जो कि न्यू दिल्ली में रखा गया। नाउ डिड इंडिया हैव एन आर्कीव इन प्री कॉलोनियल पीरियड, क्या इंडिया के पास कोई अपना आर्कीव था प्री कॉलोनियल पीरियड? कॉलोनियल तो हम कह रहे हैं, मतलब ये मॉडर्नाइजेशन पीरियड, मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात। कॉलोनियल हमने इसलिए कहा क्योंकि वो कॉलोनियलिज्म हो रहा था वहाँ पर, कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश ने अपनी सारी चीज़ें हम पर थोप दी थी। कॉलोनियल किसे कहते हैं? इंडियन हिस्टोरियन ने ये डिफ़ाइन किया है कॉलोनियल को कि जब कोई देश आपके देश पर रूल कर रहा है और अपने कल्चर को आप पर थोप रहा है, ठीक है, और आपके कल्चर को दबा रहा है, तो उसे हम कहते हैं कॉलोनियल रूल, कॉलोनियलिज्म। अब ये कह रहे हैं प्री कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल से पहले क्या इंडिया के पास कोई इसी तरह का आर्कीव था, मतलब कोई ऐसी प्लेस थी जहाँ पर हिस्ट्री रखी जाती हो या रिकॉर्ड कलेक्शन किया जाता हो, रिकॉर्ड को कलेक्ट किया जाता हो? तो इसमें बता रहे हैं ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम द हिंदू किंग डिड नॉट हैव द आर्ट ऑफ कीपिंग राइटिंग। एंशिएंट टाइम में क्या था, यहाँ पर मुस्लिम नहीं थे और ना ही ब्रिटिश रूल था। पहले इंडिया में मुस्लिम बहुत कम थे, मतलब हिंदूज़ ज़्यादा थे। तो उस हिसाब से ये कह रहे हैं हिंदू के अंदर जो है लिखने और पढ़ना बहुत ही कम आता था, मतलब किसी को ये कला आती नहीं थी कि लिखना और पढ़ना जानता हो। इन एंशिएंट टाइम ओनली द ब्राह्मण्स वर एजुकेटेड एंड ओनली दो न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। जो एंशिएंट टाइम की बात की जाए तो खाली हिंदुज़म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जो ब्राह्मण्स होते थे खाली उन्हें ही वो ही एजुकेटेड होते थे, पढ़े लिखे होते थे, और उन्हें ही पता होता था हाउ टू रीड एंड राइट, कि कैसे लिखा जाए और कैसे पढ़ा जाए। राइटिंग वॉज डिफ़िकल्ट एज देयर वॉज नो पेपर एट दैट टाइम। फ्यू रिकॉर्ड ऑफ इवेंट हैव बीन डिस्कवर्ड रिटन ऑन तम्बरा पत्थरा कॉपर ब्लेड। उस ज़माने की बात अगर करें तो अगर राइटिंग जिससे आती भी थी तो उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था कि वो कहीं पर लिखें, क्योंकि उस ज़माने में पेपर था नहीं। तो वो क्या करते थे, तम्बरा पत्थरा, क्या है तम्बरा पत्थरा, यानी कॉपर की प्लेट, उस पर लिखा करते थे। कॉपर की प्लेटें होती थी, ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर भी थी, कॉपर की प्लेट, उस पर लिखा करते थे, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर कोई पेपर या इस प्रिंटिंग मशीन इस तरह की कोई हमारे पास सोर्सेज नहीं थे। Most of the Indian history had been discovered from travelers such as Chinese traveler Huang Sang and Fa Hin and वेनेशियन ट्रेवलर मार्को पोलो हु ट्रेवल थ्रू इंडिया। बहुत सारी इंडिया के हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि वो कहाँ से पता चली है। जो ट्रेवलर होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ट्रेवलर का काम क्या होता है, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और उन्हें कोई अगर रिकॉर्ड्स कलेक्ट करते हैं, मतलब वो जगह जगह जाके उनके बारे में चीज़ें जानते हैं। अलग अलग देशों में जाएंगे, उनके बारे में चीज़ें जानेंगे, उनके उस देश के बारे में जानेंगे। तो इसी तरह से इंडिया की हिस्ट्री बहुत से लोगों से पता चली है। जैसे कुछ ट्रेवलर थे, जैसे चाइनीज़ ट्रेवलर थे ह्यूइंग सांग और फा हिन,
ठीक है, इनसे कलेक्ट हुआ है काफ़ी रिकॉर्ड। और वेनेशियन ट्रेवलर हैं ये, मार्को पोलो, इनसे पता चला है इंडिया के बारे में। ये लोग ट्रेवलर थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते थे तो रिकॉर्ड्स बनाते थे, और वही रिकॉर्ड्स जब ये इंडिया में कभी गए होंगे तो गुजरे होंगे इंडिया से, तो वो रिकॉर्ड्स इंडिया को मिले, जिससे इंडिया के पास के बारे में इंडिया वालों को पता चला। दिस ट्रेवलर केप्ट एन अकाउंट ऑफ एवरीथिंग दे सॉ। और ये क्या करते थे, ये जो भी चीज़ देखते थे रास्ते में या कहीं भी किसी गांव में किसी बस्ती में, तो वो उसे रिकॉर्ड कर लिया करते थे, लिख लिया करते थे। फ्रॉम देयर अकाउंट वी गॉट एन आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंटेम्प्रेरी पीपल। इनके अकाउंट से, मतलब इनके ये जो कुछ लिखते थे, इनसे हमें किस चीज़ का आइडिया पता चला, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंटेम्प्रेरी पीपल। जगह जगह के लोगों के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चला, माली हालत के बारे में या उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में पता चल पाया। अशोका द ग्रेट केप्ट रिकॉर्ड फॉर पब्लिक व्यू ऑन स्टोन पिलर। जो अशोका द ग्रेट था, जो अशोका द ग्रेट थे, वो किस पर लिखते थे, पिलर पे, ठीक है, पोल्स होते थे, पिलर्स होते थे, उस पर लिखते थे कि लोग बाग इसे देख पाएँ। ठीक है, वो जब भी रिकॉर्ड करते थे कोई चीज़, हिस्ट्री लिखते थे या कोई बात लिखते थे, वो पिलर्स पे लिखते थे कि लोगों की नज़र पड़े और वो इसे आराम से देख पाएँ। और एंड विच आर स्टिल इंटैक्ट एंड कैन बी सीन इन दिल्ली एंड अदर प्लेसेस इन इंडिया। तो यही कह रहे हैं, आज भी वो पिलर ऐसे ही हैं और जो कि दिल्ली और अलग जगह पर, इंडिया के अलग जगह पर मिल जाएंगे आपके। बाबर द फर्स्ट मुगल किंग यूज टू रिकॉर्ड द डिटेल इन हिज तुज़ुक़ बाबरी। जो बाबर था, पहला राजा था, मुगल किंग था, मुगल जगह है, मंगोल जगह है, मुगल किंग थे ये, ठीक है। बाबर जो है इनका पहला राजा था मुगल का, जो कि डिटेल जो लिखता था वो किस में लिखता था, तुज़ुक़ बाबरी इसकी किताब का नाम था, जिसे हम बाबरनामा भी कहते हैं, ठीक है। उसमें ये रिकॉर्ड मेंशन करते थे सारा। अकबर ऑल्सो मेंटेन रिकॉर्ड्स इन अकबरनामा। और अकबर जो था वो किस में रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, अकबरनामा, ये इनकी किताब का नाम था, जिसमें अकबरनामा में ये रिकॉर्ड सारा लिखते थे। हाउएवर द ब्रिटिश, और ये ज़रूरी नहीं है कि रिकॉर्ड अगर ये लिख रहे हो तो दूसरों के बारे में लिख रहे हो, उस ज़माने की बात है तो वो रिकॉर्ड हमारे लिए यूज़फुल है। चाहे वो अपने बारे में लिखा हो इन्होंने, तो हमारे लिए हिस्ट्री हो गई, क्योंकि हम उस किंग के बारे में तो कम से कम पता चला, कुछ तो पता चला, तो ये हमारे लिए रिकॉर्ड की तरह यूज़फुल हुए। हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड केप्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल इवेंट विच could be seen by any citizen after they have been declassified, that is only for a certain period where the archive record open for public view। और क्या था कि जो थोड़े समय के लिए ही जो आर्कीव रिकॉर्ड्स होते थे वो खुलते थे लोगों को देखने के लिए, ठीक है। वाट इज़ कॉलोनियल, अब ये कॉलोनियल क्या है। ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स एंड एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज कॉन्करर सब्जुकेटिंग लोकल राजाज एंड नवाब। ब्रिटिश इंडिया में आए ट्रेड के हिसाब से, तिजारत के हिसाब से, मतलब बिज़नेस के लिए आए थे वो, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कॉन्करर बन गए, अपने आप को यहाँ पर अपनी हुकूमत जमा ली यहाँ पर, और लोकल नवाब और राजास को दबा दिया उन्हें बिल्कुल ही, ठीक है, अपने अंडर कर लिया, उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया और अपनी हुकूमत लिया यहाँ पर। दे विन मोनोपॉलिश द इकोनॉमी ऑफ देयर हैंड्स, they collect revenue, bought commodities at low price and produce crops which gave them profit. British rule brought changes in political, culture and social and economic fields. This period is called colonialism। जैसे मैंने अभी बताया, कॉलोनियल क्या होता है, जब कोई देश अपने दूसरे देश पर या हमारे देश पर अगर कब्ज़ा कर लेता है और अपनी चीज़ें वो हम पर थोपने लगता है, ठीक है। क्या करने लगता है वो, अगर अपना कल्चर हमारे कल्चर पर थोपने लगता है, हमारा कल्चर ख़त्म करने लगता है और अपनी चीज़ें बताने लगता है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो ये चीज़ होती है कॉलोनियलाइजेशन। और यहाँ पर ब्रिटिश रूल क्या कर रहा था, ये ट्रेड के हिसाब से आया था, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया, टैक्स लेना शुरू कर दिया इंडियन से। और जो कमोडिटीज़ थी, जो चीज़ें ख़रीदते थे ये लोग यूज़ के लिए या जैसे भी, तो वो क्या करते थे, लो प्राइस पे ख़रीदते थे, मतलब जो मार्केट रेट होता था उससे भी कम प्राइस पे ख़रीदते थे, जिससे इंडियंस का नुकसान होता था। और वही चीज़ें कहते थे उगाने के लिए, खेती उसी चीज़ की करने के लिए कहते थे जिससे इन्हें फ़ायदा होता था, ठीक है। ये वही चीज़ इंडियंस फार्मर से वही उगवाते थे, वही उसी चीज़ की खेती करवाते थे जिनसे इन्हें बेनिफिट हो रहा है। इन्हें उससे मतलब नहीं है कि इंडिया वाले क्या खाएँगे या इंडिया वालों को किससे फ़ायदा है, ये अपना फ़ायदा देख रहे थे। बहुत सी चेंजेस लेके आए ये, जैसे पॉलिटिक्स में, कल्चर में और सोशल और इकोनॉमिक फील्ड में बहुत सी चीज़ें ये लेके आए। तो इस पीरियड को, इस समय को क्या कहा जाता है, कॉलोनाइजेशन।
नाउ कॉलोनियल रूल क्या है? कॉलोनियल रूल मतलब कॉलोनियल रूल से ही हमें पता चल रहा है कि जब ब्रिटिश ने रूल किया था इंडिया के ऊपर। एवरी हिस्टोरिकल इवेंट हैज़ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट एंड एवरी इवेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉज। ये कह रहे हैं जो हिस्टोरिकल इवेंट हैं, मतलब जो हादसे या ये कह लिए जो इवेंट हुए हैं हिस्ट्री के अंदर, वो एक लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब लास्ट तक चलने वाला, कभी ना ख़त्म होने वाला इम्पैक्ट देता है, मतलब जो कि याद रखा जाने वाला है, ठीक है। और हमें ये पता है कि हर इवेंट से ही हमें हिस्ट्री मिलती है। अगर पास्ट में, पुराने समय में कोई ऐसा कार्य ना हुआ होता या काम ना हुआ होता, चेंजेस ना हुए होते, तो हम क्यों पढ़ रहे होते? अगर अकबर नहीं आए होते या बाबर राजा जो थे वो नहीं आया होता, ये किंग नहीं आए होते, तो हिस्ट्री क्यों बनती इंडिया के अंदर और हम क्यों पढ़ते इनके बारे में? अगर ये नहीं आए होते तो वही कह रहे हैं कि कोई भी इवेंट अगर होता है तो वहाँ पर हिस्ट्री तो जनरेट होगी, हिस्ट्री तो बनेगी। दीज कॉस्ट टेंड टू एक्यूमुलेट ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश डिड नॉट केम टू इंडिया। ये कह रहे हैं जो चीज़ें होती हैं ये बहुत छोटे समय में नहीं हो जाती हैं कि बस एक दिन में आया कोई किंग और उसने कहा आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ और आज से ये होना है, ठीक है, तुम्हारे कानून ख़त्म, मेरे कानून सुनो और कल आज से ही ये कानून करना शुरू करो अभी से। तो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी दिए इन्होंने कि जब द ब्रिटिश डिड नॉट केम टू इंडिया वन फाइन डे एंड स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस, कि ब्रिटिश ऐसा नहीं था कि एक ही दिन आए उन्होंने फ़ौरन रूल करना शुरू कर दिया। इट टुक ऑलमोस्ट 100 ईयर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग कंपनी टू बिकम द रूलर्स ऑफ इंडिया। ये कम से लगभग इन्होंने 100 साल लगा दिए, मतलब 100 साल लगे लगभग कि ट्रेडिंग कंपनी इंडिया के रूलर्स बन जाएं। ट्रेडिंग कंपनी मतलब ट्रेडिंग कंपनी इसलिए कहा है क्योंकि ट्रेड करने आए थे ना, इन्होंने यहाँ पर कंपनी अपनी खोली थी, इस्टेब्लिश की थी, और फिर उन्हें 100 साल लगा कम से कम कि हम पे रूल करना शुरू किया इन्होंने 100 साल बाद। तो वही कह रहे हैं कि एक दिन के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। When you study about the colonial period, you will realize how different events led to growth of East India Company into rulers of large countries such as India। तो ये बता रहे हैं कि जब तुम अगर इस तरह के इवेंट को पढ़ते हो, जब तुम डिफरेंट इवेंट पढ़ते हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि ग्रोथ और ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की ग्रोथ मतलब बढ़ोतरी के बारे में, कि उसने कैसे बड़ी कंट्री यानी हमारी कंट्री के ऊपर, खाली हमारी नहीं बाकी जगह पर भी रूल किया था, ठीक है। तो बड़ी कंट्री जैसे कि हमारी इंडिया के एग्जांपल दिए, काफ़ी बड़ी कंट्री है हमारी इंडिया, तो इन्होंने कैसे इस पे रूल्स किया, कैसे ये रूलर बने। Now in order to you will also learn to correlate different milestone with different dates। अब यही कह रहे हैं, यही डेट्स के बारे में बता रहे हैं कि तुम जब को रिलेट करोगे आपस में डेट्स को तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें ऐसे जानने को मिलेगी। Now in order to write on any period in history, a historian needs to gather information from various sources to get a clear picture of the life times of the कंसर्न पीरियड। ये कह रहे हैं जब अगर हिस्टोरियन है कोई, अगर उसे रिकॉर्ड बनाना है तो उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, इकट्ठा करनी पड़ती है। बिना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किए या बहुत ज़्यादा मतलब अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमें वो रिकॉर्ड क्या बनाएंगे, वो हिस्ट्री क्या लिखेंगे, हमें फिर वो कैसे समझाएंगे। तो इसके लिए इन्हें क्लियर पिक्चर ऑफ द लाइफ एंड टाइप्स ऑफ द कंसर्न पीरियड, मतलब इसके लिए बहुत सारे वेरियस सोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ती थी इन्हें, कि वो जिससे क्लियर पिक्चर नहीं कि ऐसा नहीं कि फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं वो, मतलब हमें बस समझ में आ जाए, इस तरह से उन्हें सोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ती थी कि वो हिस्ट्री लिखने के लिए इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे या इकट्ठा करेंगे, तो उन्हें बहुत सारी सोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ती थी। Therefore, for getting a wider and balanced view of period in history, a historian also goes through the unofficial record। अब हिस्टोरियन जो थे उन्हें जो है बहुत सारी सोर्सेज़ की ज़रूरत थी, मतलब किस लिए, इकट्ठा करने के लिए इन्फॉर्मेशंस को। अब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए वो जो है उन्होंने अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी जो है देखे, जैसे रिलेटेड टू द पीरियड, अलग अलग पीरियड के हिसाब से, अलग अलग टाइम के हिसाब से उन्होंने अनऑफिशियल रिकॉर्ड भी देखे हिस्ट्री लिखने के लिए, सच एज डायरीज़ ऑफ पीपल। जैसे कोई बड़ा आदमी है, जैसे कोई किंग है, उसने अपनी डायरी लिखी, तो ये तो नहीं है उसने कि सबके बारे में लिखा होगा, मगर उस आदमी के बारे में, उस किंग के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो इन्होंने डायरीज़ भी देखी लोगों की, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिमेज देखे, एंड ट्रेवलर्स मतलब जो मूव करने वाले थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल्स करते थे, उन लोगों की मदद ली। ऑटोबायोग्राफी और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होते हैं क्या करते हैं, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें इन्होंने देखी, ऑटोबायोग्राफीज़ देखी और उनकी लाइफ के इवेंट देखे, इनकी इवेंट लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई है, तो उससे भी अंदाज़ा लगता है कि इंडिया के अंदर उस समय ये आदमी ऐसे वहाँ गए थे तो वहाँ पर ये कल्चर था, क्योंकि वो जो आदमी ऑटोबायोग्राफी लिखता है वो हर एक चीज़ लिखता है, तो उससे इन्हें हेल्प मिली।
पॉपुलर बुकलेट्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों की मदद लेके इन्होंने हिस्ट्री लिखी। हिस्टोरियन जो होते हैं ये सब इन सब चीज़ों की मदद लेकर हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है। नाउ लाइक द रिस्ट्रिक्टेड नेचर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रिस्ट्रिक्टेड नेचर की बजाय मतलब उसकी तरह ना होकर जो कि जैसे कि न्यूज़पेपर है, हैव द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग वेरिएड इन्फॉर्मेशन टू द हिस्टोरियन को जो न्यूज़पेपर था उससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा था हिस्टोरियन को, मदद कर रहा था हिस्टोरियन को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। हाउएवर इट वुड नॉट बी राइट टू से दैट सच इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट द कंप्लीट अर्थ। अब ये भी नहीं कह सकते हम कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो हिस्टोरियंस कलेक्ट कर रहे हैं अनऑफिशियल वे में, अनऑफिशियल तरीके से, ये हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही सारी की सारी चीज़ें उसमें सच लिखी हैं। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में बी इन्फ्लुएंस बाय द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है अगर कोई बना रहा है तो वो उसकी इंटरेस्ट पे भी लिखा जा सकता है, जो कि आदमी लिख रहा है उसने अपना इंटरेस्ट उसमें छाप दिया जैसे न्यूज़पेपर में। तो जो हिस्टोरियन हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि जो अनऑफिशियल वे है वो सारे के सारे बिल्कुल परफेक्ट और सही मिल जाएं। जेम्स मिल एंड इंडियन हिस्ट्री। अब जेम्स मिल और इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं हम। जेम्स मिल बिलोंग टू स्कॉटलैंड। जेम्स मिल कहाँ से बिलोंग करते थे? स्कॉटलैंड से। ये स्कॉटिश थे। ही वॉज एन इकोनॉमिक्स एंड अ पॉलिटिकल फ़िलासफ़र। वो एक इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल फ़िलासफ़र थे। फ़िलासफ़र कहते हैं जो फ़िलासफ़ी लिखता है। ही पब्लिश्ड अ कंप्रहेंसिव वर्क ऑन इंडिया हिस्ट्री इन 1817। इन्होंने एक कंप्रहेंसिव वर्क मतलब इंडिया हिस्ट्री के बारे में 1817 में लिखा। और जो इन्होंने बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? द टाइटल ऑफ द बुक वॉज अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस बुक का नाम इन्होंने लिखा अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पार्ट्स इन पीरियड्स। इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा, 3 पीरियड्स में लिखा। और वो एक बुक के अंदर लिखा था जिसका नाम है आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, जिसमें 3 तरह से डिवाइड किया। पहला क्या था? हिंदू एंड मुस्लिम एंड ब्रिटिश हिस्ट्री। ये 3 हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में लिखा और एक बुक इसका नाम दिया हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द पीरियड बिफोर द मुगल एरा वॉज टर्म एज द हिंदू पीरियड। अब मुगल एरा से ही मुगल रूलर जब आए थे यहाँ पर तब वहाँ पर इंडिया के अंदर तब मुस्लिम रूल था, उससे पहले हिंदू थे, तो इन्होंने उस पीरियड को क्या कहा? हिंदू पीरियड। जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया था इन 3 पीरियड के बारे में, जब हिंदू रूल कर रहे थे, हिंदू रूलर थे इंडिया के अंदर, तो उसे कहा हिंदू पीरियड। जब मुस्लिम रूलर आ गए यानी मुगल रूलर या बाकी रूलर आए तो मुस्लिम जब रूल करने लगे तो उस हिस्ट्री को इन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम हिस्ट्री। और जब ब्रिटिश इंडिया के ऊपर रूल करने लगे, कौन? ब्रिटिश, तो उस पीरियड को इन्होंने क्या कहा? ब्रिटिश हिस्ट्री। द पीरियड आफ्टर द मुगल एरा वॉज टर्म एज द मुगल ब्रिटिश हिस्ट्री। वही कह रहे हैं कि जो पीरियड मुगल एरा के बाद यानी मुस्लिम के बाद जो ब्रिटिश रूल आया था, ब्रिटिश उस ज़माने की हिस्ट्री को, उस ज़माने की बातों को जो रिकॉर्ड में लिया इन्होंने, उस हिस्ट्री को इन्होंने ब्रिटिश पीरियड कहा। पीरियड ऑफ डार्कनेस किसे कहा? अभी पीछे ये भी बताया था आपको। जेम्स मिल के हिसाब से हिंदू और मुस्लिम पीरियड जो बताया गया है, इन्होंने जो 3 तरीक़ों से डिवाइड की थी, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, तो हिंदू और मुस्लिम पीरियड को इन्होंने डार्कनेस का पीरियड कहा है, मतलब अंधकार का समय कहा, अंधकार की दुनिया बताई इन्होंने। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से मुस्लिम और हिंदू रूलर कौन थे? ये डेस्पोट्स थे। क्या थे ये? डेस्पोट मतलब जो तानाशाह थे, ये अपनी तानाशाही करते थे, ठीक है। He thought that Hindu or Muslim ruler were not the real royalties, rather they were despots who did not know how to govern a country। ये कहते थे कि वो सच में बहादुर नहीं थे, वो क्या थे? एक तानाशाह थे जो कि उन्हें ये नहीं पता होता कि इंडिया को या जिस भी कंट्री में रूलर है, जो जहाँ का रूलर है, उसे कैसे गवर्न किया जाए, कैसे चलाया जाए। इनके हिसाब से ये था हिंदू और मुस्लिम रूलर के लिए, ठीक है। He also thought that these periods were full of religious intolerance, के caste taboos and social evils। और इनके हिसाब से ये और सोचते थे कि इंडियंस जो रूलर हैं उस ज़माने के बाद में जब मतलब दैट दीज पीरियड वर फुल ऑफ, मतलब हिंदू और मुस्लिम पीरियड जो था इनके हिसाब से रिलीजियस इंटॉलरेंस, मतलब मज़हब पे लड़ाई, मज़हब के हिसाब से मज़हब को लेकर बहुत बहस चलती थी, आपस में लड़ाइयाँ होती थी। कास्ट को लेकर, ठीक है, जैसे अनइक्वलिटी थी कास्ट को लेकर, जैसे दलित हैं उन्हें उनकी अलग कास्ट है, या कोई ऊंची जात का है
या नीची जात ज़्यादा नीची जात वालों को बराबर में बैठने भी नहीं दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें देखकर ये हिंदू और मुस्लिम हिस्ट्री को बहुत बेकार बताते थे बिल्कुल। मिल्स ओपिनियन वॉज दैट द सेंस ब्रिटिश वर एनलाइटन पीपल। मिल्स के ओपिनियन के हिसाब से अगर ये कह रहे थे कि अगर ब्रिटिश जो है अगर रूल करते हैं, एनलाइटन मतलब दैट हैव वो आदमी जिसके पास सेंस हो, मॉडर्न एटीट्यूड हो और वेज ऑफ डीलिंग हो विथ थिंग्स, मतलब चीज़ों को डील करना आता हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एनलाइटन। ब्रिटिश वर एनलाइटन पीपल मतलब इनके हिसाब से ब्रिटिश जो है समझदार लोग थे, चीज़ों को डील करने आता था, वक्त को मतलब किस चीज़ को किस हिसाब से डील करना है, इनके हिसाब से ये था कि ब्रिटिश जो है इन्हें ये सब आता है। तो ये कह रहे थे कि इट वॉज देयर ड्यूटी टू क्रिएट अवेकन अमंग द इंडियन मासेस। तो ये ब्रिटिशर्स की ड्यूटी बनती है कि वो इंडिया जो कि बहुत पीछे है उन्हें जगाए, उन्हें बताए कि कैसे हम जो है अपने हिस्ट्री मतलब अपने इंडिया को टेक्नोलॉजीज़ या बाकी चीज़ों में हम डेवलप कर सकते हैं। व्यूज़ ऑफ जेम्स मिल ऑन इंडिया हिस्ट्री। इंडिया हिस्ट्री को लेकर जेम्स मिल के क्या व्यूज़ थे, ठीक है। लेट अस क्रिटिकली एनालाइज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज डिस्क्राइब बाय जेम्स मिल। जेम्स मिल के हिसाब से जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है इसे हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। एनालाइज करना मतलब उस पर देखना, गौर करना, ठीक है। जेम्स मिल डिज़र्व प्रेज फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया बट हिज इंटरप्रिटेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। जेम्स मिल प्रेज करते हैं मतलब डिज़र्व करते हैं, प्रेज मतलब शाबाशी डिज़र्व करते हैं हिस्ट्री लिखने के लिए इंडिया की, उन्हें शाबाशी देनी चाहिए, ठीक है। इंडिया की उन्होंने हिस्ट्री लिखी, मगर उनका इंटरप्रिटेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाई मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डे हिस्टोरियंस। जो उनका इंटरप्रिटेशन था, उनकी समझ थी, वो आज के जो नए मॉडर्न ज़माने के हिस्टोरियन थे उन्होंने उसे नहीं समझा, एक्सेप्ट नहीं किया जेम्स मिल के हिस्ट्री को। जो इंडिया की हिस्ट्री इन्होंने लिखी या ज़ाहिर की, बताया जो भी कुछ इन्होंने, तो मॉडर्न जो पीरियड के हिस्टोरियन थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की ये सब चीज़ें। द हिंदू पीरियड एज एक्सप्लेन बाय जेम्स मिल, जैसे कि हिंदू पीरियड बताया इन्होंने जेम्स मिल ने, वॉज नॉट अ पीरियड इन विच हिंदूज़ वॉज ओनली द रिलीजन। अब ये कह रहे थे कि हिंदू पीरियड इन्होंने बताया, यानी हिंदू पीरियड का मतलब जो हिंदू जब रूलर थे और उसी ज़माने की हिस्ट्री अलग लिखी गई। मतलब जब हिंदू रूलर थे उस ज़माने की बातों को, उस ज़माने की हिस्ट्री को हिंदू पीरियड में लिखा। तो ये जो न्यू रूलर थे मतलब जो मॉडर्न वो थे हिस्टोरियंस, उनके हिसाब से इन्होंने इनकी जेम्स मिल की एक्सेप्ट नहीं की हिस्ट्री, ये बातें एक्सेप्ट नहीं की गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाद में बताया जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे कि ऐसा नहीं था कि हिंदू पीरियड के समय में खाली हिंदू रूलर थे, ठीक है। बहुत से ऐसे और भी कंट्रीज मतलब जो रिलीजियंस थे यहाँ पर रह रहे थे। जैसे इस्लाम केम टू इंडिया मैनी ईयर्स बिफोर द मुगल्स केम। अब इन्होंने मुस्लिम पीरियड का बताया था जब मुग़ल आए थे, मगर इस्लाम जो है, जो मुस्लिम थे, वो इंडिया में मुग़ल रूलर से पहले ही आ चुके थे। तो इस हिसाब से तो इससे मुग़ल एरा से पहले वाला समय भी हमारा मुस्लिम पीरियड में आ जाना चाहिए। तो इसलिए ये जो न्यू थे, जो नए जो हिस्टोरियंस थे, मॉडर्न हिस्टोरियन थे, इनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म व डिफरेंट रिलीजन बिलीव विच हैज़ अ सीजेबल नंबर ऑफ फॉलोअर्स। खाली उस समय में खाली हिंदू मुस्लिम ही नहीं था रिलीजन, बुद्धिज़्म थे वहाँ पर, जैनिज़्म थे, सिक्किम थे। तो इनके बारे में तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं जेम्स मिल ने, तो इसलिए ये ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जब सिमिलरली व्हेन वी रिकॉल द ग्लोरियस पीरियड ऑफ द गुप्ता एम्पायर और द मौर्यन एम्पायर, जब गुप्ता एम्पायर और मौर्यन एम्पायर आए यहाँ पर और द मुगल एम्पायर आए यहाँ पर, वी कैन नॉट ईजिली डिफ़र फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ जेम्स मिल। तो हम जेम्स मिल के हिसाब से हम इन लोगों को डिफ़र नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं बांट सकते, क्योंकि एक समय में ऐसा नहीं था कि खाली मुस्लिम रूलर हो या मुगल एम्पायर हो, मिक्स थे वहाँ पर बाकी अलग अलग डिफरेंट रिलीजन। These periods were marked by all-round prosperity and developed in art, literature, architecture, science and technology। ये जो पीरियड डेवलप किस लिए बनाया गया था? ये पीरियड इसलिए बनाया गया था कि तरक्की लाएगा, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, कि इंडिया के अंदर मॉडर्नाइजेशन होगा और ब्रिटिश रूल करेंगे तो इंडिया के अंदर तरक्की आएगी। साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर, यानी जो हमारी बिल्डिंग्स हैं बहुत बेकार हैं, इन सब चीज़ों में तरक्की आएगी। जेम्स मिल का ये था व्यू।
एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। अब ये एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री हमने जैसे बताया आपको इन मोस्ट ऑफ द बुक्स वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पीरियड। बहुत सी बुकों में हिस्ट्री को हमें कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 3 पीरियड में, एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न। द पीरियड बिफोर द राइज ऑफ द फर्स्ट डायनेस्टी किंग, फर्स्ट डायनेस्टी किंग के राइज होने से पहले या किंगडम, उनकी किंगडम के राइज होने से पहले, आने से पहले का समय को हमने क्या कहा है, एंशियंट पीरियड। द पीरियड ऑफ फ्यूडलिज्म ड्यूरिंग 600 to 700 AD, जो फ्यूडलिज्म का पीरियड था 600 से 700 AD तक, मतलब इसके बीच का समय, वो मेडिवल पीरियड कहलाता है। एज पर हिस्टोरियन द मेडिवल पीरियड मेनली परटेन टू प्रिमिटिवनेस इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कह रहे हैं कि मेडिवल पीरियड के हिसाब से, मेडिवल पीरियड में हिस्टोरियन के हिसाब से टेक्नोलॉजी और साइंस ये बिल्कुल थी ही नहीं, ठीक है, इससे ये बहुत दूर थे। वैन वी लुक एट इंडियन हिस्ट्री पे अगर हम नज़र मारते हैं, अगर हम देखते हैं, इवन दिस क्लासिफिकेशन डज नॉट होल्ड मच वाटर। मतलब मेडिवल पीरियड में इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए, अगर मेडिवल पीरियड की बात की जाए इंडियन हिस्ट्री को लेकर, इंडिया के अंदर मेडिवल हिस्ट्री लाएँ, मतलब मेडिवल पीरियड लाएँ, तो उस ज़माने में तो इंडिया के अंदर पानी की भी बहुत कमी थी, पानी का भी नामो निशान नहीं था। मतलब ये कहना चाह रहे हैं इंडिया इतना पीछे था, ठीक है। इंडियन हैड सीन सम मेजर डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये भी कहा यहाँ पर कि इंडिया ने भी काफ़ी डेवलपमेंट देखा है, काफ़ी तरक्की देखी है साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर। फॉर एग्जांपल द अरबिक सिस्टम ऑफ काउंटिंग, जैसे हम जो काउंटिंग करते हैं 0 से 9 डिजिट तक, ये कहाँ पर इंडिया के अंदर डिस्कवर हुई थी। जो हम नंबरिंग करते हैं 0 से लेकर 9 तक, ये हमें नंबर कहाँ पर मिले, इंडिया के अंदर नंबर बनाए गए थे, जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड अब यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। मॉडर्न टाइम सिमिलरली मैनी एंशियंट सिटीज़ वर इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड एंड कमर्स। तो वही कह रहे हैं कि जिस हिसाब से इंडिया को उन्होंने बताया कि इंडिया बिल्कुल ही मतलब पीछे था, तो इतना भी पीछे नहीं था। जैसे कि हमने ही 0 से हमने ही नंबर दिया, अरबिक नंबर सिस्टम दिया, जो हम काउंटिंग करते हैं इंडिया से ही वो जो है डिस्कवर हुई है, 0 से 9 तक डिजिट जो बनाए गए हैं, ठीक है। और बहुत सी ऐसी सिटीज़, मतलब जो शहर हैं और ट्रेडिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर and commerce and modern times. Similarly, many ancient cities were important center for the trade and commerce, and even Lothal क्या होता है, now located in Bhal region of modern state of Gujarat, ये जगह है, ठीक है। now located in Bhal region में है गुजरात के ये। and कालीबंगन a town at हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ के टाउन में ये कालीबंगा जगह है। 205 किलोमीटर फ्रॉम बीकानेर इन राजस्थान, वर मच डेवलप देन मैनी मॉडर्न सिटीज़। ये सब जो है उस समय की बात कर रहे हैं कि ये सब जो है बहुत डेवलप जगह हैं, और ऐसी जगह यहाँ पर जो ट्रेडिंग सेंटर था, बहुत मतलब जो लोग आते थे ट्रेड करने के लिए बाहर से, यहाँ पर उन लोगों को बहुत सी चीज़ें मिल जाती थी। जैसे इंडिया अपने ज़माने में, इंडिया किस चीज़ के लिए मशहूर था, वो जो रूलर्स आए थे, ब्रिटिश रूलर्स, वो क्यों आए थे, इंडिया जो है स्पाइसेस के मामले में बहुत ज़्यादा आगे था, मसालों के मामले, जो सब्जियों में हम मसाला डालते हैं, इसलिए वो लोग आए थे ट्रेड करने के लिए ना। कॉलोनियल पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। कॉलोनियल पीरियड जो अभी मैंने बताया, जो कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिश पीरियड भी कहते हैं इसे, क्यों ब्रिटिश पीरियड क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड इंडिया ने ब्रिटिश पीरियड को ही कहा है, जब वो रूल कर रहे थे और अपनी चीज़ें उन्होंने हम पे थोप दी थी कि यही करना है तुम्हें, ठीक है, अपना कल्चर उन्होंने थोप दिया था। द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल 1750 to 1947 तक ब्रिटिश ने रूल किया है हम पर, 1751 से, इज़ मेनली डिस्क्राइब एज कॉलोनियल पीरियड बाय मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन। बहुत सारे हिस्टोरियंस से ये पीरियड क्या कहा गया है, पीरियड ऑफ कॉलोनियल, ठीक है। दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन कॉलोनीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। These colonies gave some European nations an unmatched power to hold economic and administrative control over the colonies. ये जो पीरियड है, इससे जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में तो डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। क्या देखा है इस पीरियड में कि डेवलपमेंट हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, और इसमें कॉलोनीज़ में सम पावर, यानी कुछ पावर दी गई थी यूरोपियन नेशंस को, टू होल्ड इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द कॉलोनीज़, जो कि कॉलोनीज़ पे इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया ओवर द कॉलोनीज़ को, ठीक है। द स्टडी ऑफ द कॉलोनियल पीरियड इज़ इंपॉर्टेंट एज इट शोज द ऑटोक्रेसी एंड रूथलेसनेस बाय विच द कॉलोनीज़ वर रूल्ड बाय द यूरोपियन कंट्रीज़। इस ज़माने की बात करें तो जो ये जो रूलर थे, जो ब्रिटिशर्स थे,
इन्होंने क्या शो किया, ये सिर्फ यही शो करता है ऑटोक्रेसी, मतलब डिस्पॉट्स जो हमने भी पीछे पढ़ा था, तानाशाही और रुथलेसनेस मतलब क्रूरता, ये सब क्रूरता और तानाशाही शो करता है इनका भी पीरियड, जो कि रूल बाई हुआ था, मतलब रूल हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ के ज़रिए। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हम पे रूल कर रही थी, इन्होंने भी क्रूरता और ऑटोक्रेसी शो की, यहाँ पर तानाशाही ही जाहिर की। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैव राइजन फ्रॉम द ऑफ द दीज कॉलोनियल टॉर्चर्स। अब जो यहाँ पर जो आज़ादी की बात आई, डेमोक्रेसी की बात आई कि डेमोक्रेसी लाएंगे, ये कहाँ से आई, इन लोगों के टॉर्चर की वजह से, ब्रिटिश के टॉर्चर की वजह से। द कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट इन 1858 व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी केम ए ट्रेडर इन इंडिया। कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट कब से हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 में, ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, किस लिए, ट्रेड करने के लिए। क्यों, क्योंकि इंडिया एक बहुत मेजर सेंटर था स्पाइसेस के लिए, प्रेशियस स्टोन्स और कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता था। यहाँ पर बहुत अच्छी कॉटन और स्टोन्स, प्रेशियस मतलब बहुत कीमती, ठीक है, इन चीज़ों के लिए बहुत मशहूर था, तो इसलिए ट्रेड के लिए आए थे, ख़रीदने के लिए आए थे। इट वॉज सीन एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ग्रोइंग इंडस्ट्री इन यूरोप। और यूरोप के अंदर ये तीनों चीज़ें, ये मेजर चीज़ें मानी जाती थी, कॉमन सोर्सेज थी, इंपॉर्टेंट सोर्सेज थी, जो कि हम फैक्ट्रीज़ में, यानी रॉ मटेरियल उसे कहते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। तो यूरोप में इसका बहुत यूज़ था, इसलिए यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए थे। Additionally, the huge population of India also offered a big market for many products from those industries. अब इंडिया के अंदर जो है लेबर क्लासेस भी थी, तो इन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो कंपनी इन्होंने यहाँ पर बनाई थी, इसीलिए बनाई थी कि यहाँ पर इन्हें लेबर भी इजीली मिल जाएंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एज trading company and slowly spread its wing to the take control of all aspects of life in India. इन्होंने पहले ये ट्रेडिंग कंपनी की तरह स्टार्ट किया, ट्रेडिंग कंपनी का नाम देकर स्टार्ट किया, फिर हल्के हल्के करके इन्होंने अपने पर फैला लिए और इंडियंस को अपने कंट्रोल में कर लिया, इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। द एंटायर डेवलपमेंट वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एग्रेंडाइजमेंट पॉलिसी। ये जो पूरा डेवलपमेंट जो कर रहे थे, इनकी पॉलिसी के अंदर था। एग्रेंडाइजमेंट पॉलिसी मतलब प्रेस्टाइज, द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वेल्थ, मतलब अपनी जो इकनॉमी, पैसा बढ़ाने के लिए या अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए या पावर या किसी मतलब अपने फ़ायदे के लिए जो ऐसी पॉलिसी इन्होंने बनाई थी। जो ब्रिटिश की पॉलिसी को एग्रेंडाइजमेंट क्यों कहा, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे थे, अपनी पावर को बढ़ा रहे थे, अपनी जगह को बढ़ा रहे थे, रूल कर रहे थे और अपने एरिया को इंक्रीज़ कर रहे थे। विच इज़ फुल ऑफ इंटरेस्टिंग टेल्स ऑफ पॉलिटिकल मिनोइंग बाय कॉलोनियल मास्टर्स। जो कि मिनोइंग मतलब होता है यहाँ पर चालाकी, जो कि पूरी चालाकी से भरा हुआ था इनकी पॉलिसी। और इसकी मतलब ये क्या कहा यहाँ पर कि जो ब्रिटिश जो थे, ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए थे, ये इनकी ये क्या चालाकी थी इसके पीछे कि ये जो हल्के हल्के करके अपने यहाँ पर इंडिया के में जो है पहले ये ट्रेड करने आए। इसके बहाने इन्होंने जब देखा इंडिया के अंदर कि बहुत इंडिया पीछे है, यहाँ पर ये कमियाँ हैं, तो उससे देखकर इन्होंने इंडिया को अपने काबू में कर लिया। इट इज़ ऑल्सो रिप्लेड विद स्टोरी ऑफ द इनविटेबल रेजिस्टेंस एंड सेक्रीफाइस मेड बाय इंडिया। और ये काफ़ी चीज़ें हमें कई बार पता चली हैं जो कि इंडियंस ने सेक्रीफाइसेस किए हैं और अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। फाइनली द कॉलोनियल पीरियड एंडेड इन 1947 विद द इमरजेंस ऑफ 2 न्यू नेशंस। उसके बाद 1947 में कॉलोनियल पीरियड ख़त्म हो जाता है। किसकी शुरुआत से? 2 नए नेशन की शुरुआत से, इंडिया और पाकिस्तान। मतलब जब 1947 में बहुत से सेक्रीफाइसेस के बाद, बहुत से जो फ्रीडम फाइटर्स आए थे, उनकी कुर्बानियों के बाद, उनकी डेथ के बाद जो हमारी जो कॉलोनियल पीरियड ख़त्म हुआ इंडिया से 1947 में, यानी हमें जब आज़ादी मिली तो 2 न्यू नेशन बन के आए, इंडिया और पाकिस्तान। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड क्या है? अब एडमिनिस्ट्रेटिव, व्हेन ब्रिटिश स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया दे हैड अ फर्म बिलीव दैट इट वाज नेसेसरी टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी इवेंट। जब ब्रिटिश इंडिया एडमिनिस्ट्रिंग करने लगे इंडिया के ऊपर, मतलब रिकॉर्ड बनाने लगे इंडिया के बारे में, सब चीज़ें रिकॉर्ड करने लगे, हर चीज़ें, मतलब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई बाकायदा। एडमिनिस्ट्रेशन वो जगह होती है जहाँ पर रिकॉर्ड रखे जाते हैं पुराने से पुराने। तो इन्हें ये बिलीव था, ब्रिटिशर्स ये बिलीव करते थे, यकीन था, इन्हें भरोसा था कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं, कि हर इवेंट के, हर मौके के रिकॉर्ड्स होने चाहिए।
Every administrative procedure involve making notes full of detailed information. और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में क्या था कि जो प्रोसीजर था उसमें क्या था कि नोट्स बनाए जाते थे बाकायदा, जो कि पूरी इन्फॉर्मेशन होती थी उसके अंदर. और दीज वर केप्ट एज रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए मतलब बाद में अगर तुम्हें जो है ज़रूरत पड़े बाद में निशानी मतलब रेफरेंस के लिए ये रखे जाते थे. द ब्रिटिश बिलीव इन पेंस टेकिंग डिटेल ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. ये थे ब्रिटिश, ये किस में बिलीव करते थे, किस में यकीन करते थे, वेरी केयरफुली. जो भी प्लानिंग करते थे ये फ्यूचर के लिए वो बहुत केयरफुली करते थे, ये हर चीज़ को बहुत केयरफुली प्लान करने में बिलीव करते थे. नथिंग कुड बी डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ओरल इंस्ट्रक्शन, मतलब ये कहते थे खाली सुन के और बोल के जो है मतलब मुंह से बोले जाने वाली चीज़ों से खाली कुछ नहीं हो सकता है, हमें वो चीज़ें नोट्स के फॉर्म में मतलब रिकॉर्ड के फॉर्म में रखने चाहिए. इनका ये बिलीव था. दिस रिकॉर्ड वर केप्ट इन एवरी इंपॉर्टेंट ऑफिस, राइट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द तहसीलदार टू द ऑफिस ऑफ कलेक्टर टू द ऑफिस ऑफ वाइसरी. और ये सारे रिकॉर्ड कहाँ कहाँ रखे गए, हर इंपॉर्टेंट ऑफिस में, जैसे तहसीलदार में, कलेक्टर ऑफिस में और ऑफिस ऑफ वाइसरी में. ठीक. बिफोर द एडवेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस यानी प्रिंटिंग मशीन के आने से पहले, दीज रिकॉर्ड वर केयरफुली कॉपीड बाई कैलीग्राफिस्ट. ये रिकॉर्ड जो करते थे, रिकॉर्ड जो लिखते थे, ये बाकायदा इसके लिए कैलीग्राफिस्ट होते थे जो कैलीग्राफिंग करते हैं. कैलीग्राफी जो एक राइटिंग होती है, तो कैलीग्राफिस्ट होते थे जो कि ये रिकॉर्ड लिखने के लिए बाकायदा रहते थे वहाँ पर. दैट इज़ दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग. कैलीग्राफिस्ट किसे कहते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड हो ब्यूटीफुल राइटिंग करने में. बट विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मैनी कॉपीज़ ऑफ सच रिकॉर्ड कुड बी प्रोड्यूस. मगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से हमें क्या फ़ायदा हुआ, जो हम रिकॉर्ड एक बार लिखते हैं उसके हमें कई कॉपीज़ मिल जाया करती थी. ह्यूज रिकॉर्ड्स रूम वर बिल्ट टू कीप ऑल दीज फाइल. और जो हमें कॉपीज़ मिलती हैं वो अलग अलग जगह पर रखने के लिए रिकॉर्ड्स रूम भी बनाए गए. इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे दीज रिकॉर्ड्स टेल मैनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉमन लाइफ. जिसमें ये रिकॉर्ड्स हमें क्या क्या बताते थे, आम ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी के बारे में बताते थे. फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन प्रीविलेंट इन दोज टाइम, उस टाइम में क्या क्या काम किए जाते थे, क्या ऑक्यूपेशन थे, बीइंग डॉक्यूमेंटेड केयरफुली. ये सब चीज़ें उसमें डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रखी गई थी, लिखी गई थी. वन कैन ऑल्सो कम टू नो द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल फ्रॉम दीज रिकॉर्ड्स. और इस रिकॉर्ड को देखकर हम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी देख सकते हैं पास्ट के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में कि उस ज़माने में कैसी कंडीशन थी वहाँ पर. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे. अब सर्वे का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है सर्वे करने की. अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सर्वेइंग बिकम इम्पोर्टेंट. बहुत इम्पोर्टेंट था सर्वे करना. ठीक है, बहुत ज़रूरी था. बाई 19th सेंचुरी सर्वे वर डन टू मैप द एंटायर कंट्री. जब 19th सेंचुरी की बात की जाए तो उस ज़माने में सर्वे पूरी कंट्री का हुआ था, पूरे कंट्री को देखा गया था. सर्वे करना मतलब जांचना. सर्वे वर कैरिड आउट टू एसेस रेवेन्यू, फ्लोरा, फौना, टोपोग्राफी, पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग एक्सेट्रा. सर्वे किस लिए किया गया था, ये देखने के लिए कहाँ पर फ्लोरा ज़्यादा पाया जा रहा है, कहाँ पर फौना ज़्यादा पाया जा रहा है. टोपोग्राफी, पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग मतलब कि खेती बाड़ी कहाँ पर किस हिसाब से होती है, कहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है, कहाँ पर ख़राब ज़मीन है, कहाँ पर क्या चीज़ें ज़्यादा उगती हैं. ठीक है, कहाँ पर पैडी ज़्यादा उगता है. ये सब चीज़ें सर्वे की गई थी उस टाइम एक्सेट्रा इन द कंट्री. फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस वर कैरीड आउट. और जो शुरुआत में तो ये सब चीज़ें जो अभी मैंने पहले बताई हैं वो सब, उन सब चीज़ों का सर्वे हुआ. मगर जब आखिर में 19th सेंचुरी के आखिर में एक सेंसस हुआ था. सेंसस कहते हैं मतलब जब जनसंख्या के बारे में इन्होंने सर्वे किया. ठीक है. दीज हेल्प टू नो डिटेल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एरिया. सेंसस के ज़रिए हमें ये पता चला कि किसी एक एरिया की डिटेल पता चली हमें, एंड द कंट्री और पूरे कंट्री के बारे में. इन एडिशन सर्वेज वर ऑल्सो डन फॉर बॉटनी, जूलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड फॉरेस्ट. और इसके अलावा जो सर्वे की जाते हैं वो बॉटनी, जूलॉजी और आर्कियोलॉजी और फॉरेस्ट के को लेकर भी की जाती हैं. मतलब ये भी देखा जाता है कहाँ जंगलात हैं, कहाँ जानवर हैं ज़्यादा, कहाँ पर जानवर ख़त्म हो रहे हैं. अब जैसे होता है कि ये इंडेंजर्ड एनिमल है, हम न्यूज़ आती रहती हैं कि टाइगर जो है ख़त्म हो रहे हैं. तो ये सब कैसे पता चलता है, सब सर्वे के बाद ही पता चलता है. What official record do not tell
कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड जो नहीं बताए गए या नहीं बताए गए, ठीक है। द वैरायटी ऑफ रिकॉर्ड्स ऑल ऑफ विच आर ऑफिशियल हेल्प अस टू नो सेवरल इंटरेस्टिंग थिंग। जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं हमें मदद करते हैं इंटरेस्टिंग थिंग्स जानने में, बाकी जो है इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने में। बट सिंस दे वर ऑफिशियल दे डू नॉट टेल अस व्हाट पीपल डिड इन द कंट्री एट दैट टाइम। मगर जो रिकॉर्ड्स ऑफिशियल हैं उससे हमें ये नहीं पता चला कि उस टाइम पर, एक ही टाइम पर वो आदमी उस टाइम पर क्या कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए क्या करा, हिस्टोरियंस ने अलग सोर्सेज ढूंढे कि हमें एक वक्त पर, क्योंकि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते थे वो पूरे गांव के या पूरे कस्बे के, पूरे इलाके के रिकॉर्ड्स एक साथ रखते थे। इसमें जो है तो जो है ये रिकॉर्ड्स हमें इसके ज़रिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड के ज़रिए नहीं पता चलते थे। हिस्टोरियंस ने क्या किया, जो लोगों की जो पीपल थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, इंपॉर्टेंट लोग थे, जो लोग डायरी लिखते थे उनकी डायरी पढ़ी, और ट्रेवलर्स की अकाउंट्स पढ़े, बायोग्राफीज़ पढ़ी अलग अलग पर्सनस की, और अकाउंट ऑफ लीडर एंड रिफॉर्मर, और लीडर जो रूलर आए वहाँ पर, किंग आए, उन लोगों के अकाउंट, उनके बारे में अलग अलग पढ़ा। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, अलग अलग जगह पर एक ही समय में, मतलब एक वक्त की बात उन्हें पता चल गई, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड के ज़रिए नहीं पता चलती, ठीक है। Novelists, poet and even newspaper also help us to learn about the life in the country at that time। और उस समय के बाद हमें नॉवेलिस्ट जो नॉवेल लिखते हैं, पोएट जो पोएम लिखते हैं, इवन न्यूज़पेपर जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, उससे भी हमें उस ज़माने की बातों को पता चला, के बारे में पता चला। However, all these accounts were only about literate people। और हालांकि ये सब चीज़ें जो है पढ़े लिखे लोगों के लिए ही होती जो है आसान है, मतलब कि वो इम्पॉर्टेंट तो सबके लिए है, मगर ये कहिए कि जो पढ़े लिखे हैं वही समझ पाते हैं, ठीक है। दे डू नॉट टेल अस अबाउट लाइव्स ऑफ ट्राइबल्स, पीजेंट एंड पुअर पीपल। हाउएवर ऑल दीज अकाउंट वर ओनली अबाउट लिटरेट पीपल। मतलब ये जो अकाउंट्स थे वो लिटरेट पीपल के ही हमें मिल पा रहे थे। क्यों, अब भाई डायरी तो वही लिखेगा ना, जो हमें रिकॉर्ड्स मिला, किसी की डायरी हमने पढ़ी उससे रिकॉर्ड मिला, ठीक है। ये मान ली डायरी की एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो डायरी तो वही लिखा है जो पढ़ा लिखा है। अब जो पढ़ा लिखा नहीं, जैसे ट्राइबल्स, पीजेंट्स, पुअर पीपल, जो गरीब आदमी हैं, तो उन लोगों के बारे में हमें पता नहीं चल पा रहा था। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो अबाउट दीज पीपल। जो नीची जात के लोग या जो पढ़े लिखे नहीं थे या गरीब थे, तो इन लोगों के बारे में पता करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये इन्हें कोई शौक़ नहीं था, डायरी लिखने नहीं आ रही थी इन्हें, क्योंकि ये एजुकेटेड नहीं थे, ये डायरी लिखना नहीं जानते थे, अपने बारे में कहीं रिकॉर्ड्स लिखना नहीं जानते थे। तो जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो एजुकेटेड नहीं थे, जो गरीब के कस्बे के लोग थे, वो लोग, उन लोगों के बारे में जानना बहुत मुश्किल हो रहा था। अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के अलग सोर्सेज और सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। यू हैव रीड दैट ऑफिशियल रिकॉर्ड हैड सम लिमिटेशन। जैसे हमने यहाँ पर पीछे पढ़ा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो कुछ हद तक की हमें चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी अदर सोर्सेज विच रिवील वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल। यहाँ पर बहुत सी ऐसी रिसोर्सेज हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिली है कॉमन पीपल के बारे में मिल सकती है। जैसे दिस वाज द पीरियड व्हेन द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप। और ये उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी, ठीक है, प्रिंटिंग मशीन आ गई थी। बुक्स एंड न्यूज़पेपर बिकेम क्वाइट पॉपुलर। बुक्स और न्यूज़पेपर जो है पॉपुलर हो चुके थे, मतलब आम हो चुका था ये। मैनी ट्रेवलर्स रॉट देयर अकाउंट, मैनी फेमस पर्सनैलिटीज़ रॉट ऑटोबायोग्राफीज। जैसे ट्रेवलर्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, वो अपने अकाउंट बना के रखते थे, मतलब पूरे अपने नोट्स बना के रखते थे। वो जहाँ जहाँ गए वहाँ पर ये खाने का था, ऐसे सिस्टम था, ऐसे पॉलिटिक्स थी, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम था, ये मतलब ये लॉ थे, तो वो पूरा रिकॉर्ड बना के रखते थे। अब बहुत सी फेमस जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो अपने बारे में लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपनी बायोग्राफी लिखना, खुद पूरी ज़िंदगी के बारे में। These are rich sources of information for information of that period। तो उस पीरियड की इंफॉर्मेशन जानने के लिए ये हमारे लिए एक रिच सोर्स बना, ठीक है, कि हमें उस बारे में पता चल पाए। ना हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ये टेक द करेक्ट आपको बुक में ही रहने देना है। बुक में जो काम करेंगे पेंसिल से कर लिएगा, ठीक है। टेक द करेक्ट जैसे, और ट्रू फॉल्स ये बुक में करना है, ये भी बुक में करना है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स ये बुक में करना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स बुक में करने हैं। और ये एक्सरसाइज ई और एफ ये आपको कॉपी में करना है, ठीक है। और ये आपको कॉपी में पेन से करना है, ठीक है, यानी क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो पेन से होंगे। तो हम करते हैं यहाँ पर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट। फर्स्ट, इन हाउ मैनी पार्ट्स डिड जेम्स मिल डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री को जो जेम्स मिल ने डिवाइड किया था, कितने हिस्सों में डिवाइड किया था? 3 हिस्सों में। कौन कौन सा था वो? हिंदू, मुस्लिम और
ब्रिटिश, जिसका ऑप्शन सी है, इस पर टिक कर देंगे। हु रॉट द फर्स्ट कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री लिखी गई थी वो किसने लिखी थी इंडिया की? उसका ऑप्शन है सी, जेम्स मिल। जेम्स मिल ने फर्स्ट कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री लिखी थी इंडिया की। विच नेम इज़ गिवन टू द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल आया था, जो अभी हमने यहाँ पीछे पढ़ा, ब्रिटिश रूल और कॉलोनियल रूल, जो हेडिंग पीछे थी, तो ब्रिटिश रूल को हमने इंडिया के अंदर क्या कहा गया था? कॉलोनियल पीरियड कहा गया था, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड किसे कहते हैं, कॉलोनियल रूल किसे कहते हैं? जब कोई रूलर आए और अपनी चीज़ें थोप दे, तो आपने हमारे ऊपर की यही चीज़ें करनी है, तो उसे इसलिए कॉलोनियल पीरियड कहा गया था। इसका ऑप्शन बी है करेक्ट, तो इस पर आप टिक कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ, विच ऑफ दीज सोर्सेज कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्ट प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया, जो ब्रिटिश पीरियड जो था इंडिया के अंदर, तो वहाँ का जो रिकॉर्ड था वो हमें कहाँ से मिल सकता है? विच ऑफ दीज सोर्सेज कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कोर्ट प्रोसीडिंग, जो कोर्ट प्रोसीडिंग हो रहा था उसका रिकॉर्ड हमें कहाँ से मिल सकता है? सर्वे से नहीं, न्यूज़पेपर रिकॉर्ड से नहीं, लॉ बुक से नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से हमें ये रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। तो इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट है, इस पर टिक कर लेंगे। नाउ ट्रू फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट रिटन बाई एन इंडियन, जो हिस्ट्री लिखी गई थी पहले वो किसी इंडियन से लिखी गई थी, नहीं जेम्स मिल ने जो ये कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री लिखी गई थी वो जेम्स मिल ने लिखी थी। और यहाँ कह रहे हैं ये कि जो इंडियन हिस्ट्री लिखी गई है वो किसी इंडिया वाले ने लिखी थी, इंडियन नहीं लिखी थी, तो फॉल्स है, फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। सेकंड, इट टुक अबाउट 100 years फॉर ब्रिटिश रूल टू गेट इस्टेब्लिश इन इंडिया, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो ब्रिटिश रूल था वो कम से कम लगभग 100 साल उसमें लगे कि वो इंडिया पे रूल कर पाए, अपना रूल, अपनी किंगडम, अपनी रूल शेप मतलब किंगशिप लाए, उसके लिए उन्हें 100 साल लग गए। तो ये ट्रू है, यहाँ पर ट्रू लिख लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड आर सफिशिएंट टू नो अबाउट द कॉलोनियल पीरियड, जो कॉलोनियल पीरियड था उसे जानने के लिए खाली एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड ही काफ़ी होते हैं, नहीं, फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स। बाकी चीज़ें भी हैं जैसे सर्वे और न्यूज़पेपर रिकॉर्ड्स, ये सब देख के भाई हम करते हैं, इसलिए खाली एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से नहीं होता है। फोर्थ, सर्वे रिकॉर्ड्स आर नॉट सफिशिएंट टू नो अबाउट द कॉलोनियल पीरियड, जो सर्वे रिकॉर्ड है वो सफिशिएंट नहीं है कि वो खाली कॉलोनियल पीरियड को हम जान सकें, ट्रू, क्योंकि अभी भी हमने बताया खाली ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से ही पता चलेगा ना ही सर्वे से, इसके लिए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए हमें, तो इसलिए नॉट सफिशिएंट है, तो यह होगा ट्रू। नाउ फिफ्थ, पीरियड्स दैट वर डिस्टेंट एंड नियरली फॉरगॉटन आर यूजुअली कंसिडर्ड इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट डेट, जो पीरियड्स है जो कि बहुत पुराने समय की बात हैं जो कि नियरली फॉरगॉटन है, मतलब लगभग भूल से गए, तो वो इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट डेट, मतलब हमें जो है एग्जैक्ट डेट लेके हम नहीं बता सकते उसे, तो वो कैसे कंसिडर की जाती है? एग्जैक्ट डेट को ना मानकर कुछ समय, जैसे कि 1947 से 1948, 1953 से 1962, तो लगभग समय लेते हैं, तो ये सही है, ट्रू, क्योंकि वो पुरानी चीज़ हो चुकी है, पुराना समय है, वो नियरली फॉरगेटन है, मतलब भूल से गए हैं हम, इसलिए। सी पार्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। जेम्स मिल क्या थे? हिस्टोरियन थे। हु रॉट अ बुक ऑफ ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर बुक लिखी, तो जेम्स मिल, फर्स्ट का सी पार्ट। वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ये इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है, तो ये हो गया डी पार्ट, 2 का डी। और थर्ड, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? ये लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, इसका बी होगा, यहाँ पर बी से मैच कर लेंगे। ये सब आपको ये कॉपी में ही करनी है पेंसिल से। जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे? ये सर्वे ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये इन्होंने सबसे ज़्यादा सर्वे किया है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इनका सर्वे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड के अंदर। डी, फिल इन द ब्लैंक्स। द पीरियड ऑफ हिस्ट्री रूल इज़ कॉल्ड कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया, जो हिस्ट्री रूल का पीरियड था वो कौन सा पीरियड कहलाया गया इंडिया के अंदर? कॉलोनियल रूल। मैनी डेट्स आर इम्पॉर्टेंट इन द कोर्स ऑफ स्टडी, जो हम स्टडी करते हैं, हम जो पढ़ते हैं उसमें बहुत सी डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ये पीछे है, पीछे से ही आपके बुक से ही लिखा है मैंने। थर्ड, लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर भी दिया है, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ये। फोर्थ, वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। द पीरियड बिफोर द राइज ऑफ किंग एंड किंगडम इज कॉल्ड द एंशियंट पीरियड,
किंग्स और किंगडम के राइज होने से पहले के पीरियड को क्या कहते हैं हम, एंशिएंट पीरियड कहा जाता है। नाउ ई पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको बुक कॉपी में करना है, ठीक है। इसके लिए कॉपी ओपन कर लेते हैं और ये पेन से करने हैं जो कॉपी में काम करेंगे आप। कॉपी में यहाँ टॉपर पार्ट फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, ये अंडरलाइन, इसे भी अंडरलाइन करेंगे चैप्टर फर्स्ट को। देन हेडिंग डालेंगे हाउ व्हेन एंड वेयर, इसे भी अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करेंगे जिस दिन ये आपको वीडियो मिलती है, ठीक है। तो ये बुक में ही आपको टिक लगा देता हूँ, मगर कॉपी में करना है और ये मैंने पेंसिल से करा है, आपको पेन से करना है कॉपी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को, ठीक है। तो बुक में ही मैंने टिक लगाए हैं, उसमें टिक लगा देते हैं। फर्स्ट इमेजिन दैट यू गेट एन ओल्ड न्यूज़पेपर फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड, व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वुड यू गेट फ्रॉम दिस न्यूज़पेपर। ये कह रहे हैं कि आपको जो है कॉलोनियल पीरियड से कोई आपको न्यूज़पेपर मिल गया तो आप क्या उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो ये अपने ऊपर है, वैसे ये करना नहीं है, बस ये आपको सोचना है, मतलब इमेजिन करने के लिए ऐसे दिया है, जनरल क्वेश्चन है ये। सेकंड पार्ट ये नहीं करना है आपको, ठीक है, कॉपी में इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसेज केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोसेसेस व्हेन इन वाई डिड द सिस्टम स्टार्ट इन इंडिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ऑफिसेज थे, गवर्नमेंट ऑफिसेज थे, उन्होंने रिकॉर्ड सारे कलेक्ट कर रखे थे और वो कब से और क्यों सिस्टम ये स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर। व्हाट वाज द रीज़न फॉर स्टार्टिंग सच ए सिस्टम, और इसका रीज़न क्या था, इसका मकसद मतलब वजह क्या थी जो ये सिस्टम स्टार्ट किया गया। तो इसका पेज नंबर 8 पे है क्वेश्चन नंबर 2 हेयर ऑन पेज नंबर 8। व्हेन ब्रिटिश स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया से लेकर टोटल पूरा यहाँ तक ओरल इंस्ट्रक्शन तक, ये है आंसर नंबर 2 ई पार्ट का, ठीक है। When British started administering India, they had a firm belief that it was necessary to keep all record। ये भी मैंने आपको समझाया है कि उन्हें ये ज़्यादा बिलीव था, इसमें ज़्यादा बिलीव था कि जो रिकॉर्ड मुंह से बोलने से बेहतर है कि हम उस रिकॉर्ड को लिख कर जो है एक जगह पर रख लिए जाए, जो कि हम बाद में उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आंसर नंबर 2, यहाँ से लेकर पूरा इंस्ट्रक्शंस तक, कहाँ तक, इंस्ट्रक्शंस तक, ये पूरा आपको कॉपी में आंसर उतारना है पेन से। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेन से ही उतारना है क्वेश्चन आंसर, बाकी आप बुक में गंदगी ना हो इसलिए आप पेंसिल से उतार सकते हैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको पेन से ही करने हैं और कॉपी में करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट जेम्स मिल। आप जेम्स मिल के बारे में क्या जानते हैं। इन हाउ मैनी पीरियड डिड ही डिवाइड इन इंडिया हिस्ट्री, और इंडिया हिस्ट्री को उन्होंने कितने पीरियड में, कितने हिस्सों में डिवाइड किया। वॉज इट अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्या ये प्रॉपर डिवीजन था हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के हिस्ट्री का क्या सही तरीका था डिवाइड करने का। तो ये पेज नंबर 6 पे है क्वेश्चन नंबर 3 हेयर, सबसे नीचे पैराग्राफ जेम्स मिल एंड इंडियन हिस्ट्री वाले में, यहाँ से आंसर नंबर 3 ई पार्ट का। जेम्स मिल बिलोंग टू स्कॉटलैंड, जेम्स मिल कहाँ से बिलोंग करते थे, पहले जेम्स मिल के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। जेम्स मिल जो है स्कॉटिश थे और वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। स्कॉटिश मतलब जो स्कॉटलैंड में रहता है, जैसे इंडियन इंडिया में रहते हैं, इसी तरह से स्कॉटिश जो स्कॉटलैंड में रहते हैं, ठीक है। ही वॉज एन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, ही पब्लिश अ कंप्रहेंसिव वर्क ऑन इंडियन हिस्ट्री इन 1817। द टाइटल ऑफ बुक वॉज अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये पूरा यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज ऑन पेज नंबर 7 लास्ट पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ है इसका, ये आंसर नंबर 3। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज F, आंसर दीज क्वेश्चन इन डिटेल। इन्हें हमें डिटेल में बताना है, तो इसके क्वेश्चन आंसर इससे थोड़े लंबे और बड़े होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ एंड वाई वर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स केप्ट इन अर्लियर टाइम्स, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। कैसे और किस तरीके से रखे गए थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड थे, वो पहले ज़माने में कैसे और कहाँ पर रखे गए थे और उसकी लिमिटेशंस क्या थी। इसका आंसर है ऑन पेज नंबर 8, यहाँ पर। बिफोर द एडवेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस दीज रिकॉर्ड वर केयरफुली कॉपीड बाय कैलीग्राफिस्ट। ये पूरा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा आंसर नंबर 1, ठीक है, F का, बिफोर से लेके पूरा रिकॉर्ड्स तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको करना नहीं है, ये थिंकिंग एबिलिटी के ऊपर है, ये दोनों क्वेश्चन ये आपको करनी नहीं है कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द सर्वे रिपोर्ट्स हेल्प द ब्रिटिश रूलर्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्मोपॉलिटियन पॉपुलेशन। मतलब जो ब्रिटिश के रूलिंग के ज़माने में, मतलब उनके ब्रिटिश रूल के अंदर जो सर्वे हुआ था उससे कैसे पता चलता था आम जनता के बारे में, ठीक है। ऑन पेज नंबर 8 इसका आंसर है
इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे के अंदर आंसर नंबर 4, अंडर कॉलोनियल, यहाँ से बाई 19th सेंचुरी सर्वेज वर डन, यहाँ से नहीं है ये, यहाँ से बाई 19th सेंचुरी surveys were done to map the entire country. Surveys were carried out to assess revenue, flora, fauna, topography, pattern of cropping, etc. in the country. From the end of 19th century, census were carried out. यहाँ तक ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ये आंसर नंबर 4 एक बार दोबारा देख लिए ऑन पेज नंबर 8। आंसर नंबर 4 बाई 19th सेंचुरी से लेकर सेंसस वर कैरिड आउट तक आपको ये कॉपी में करना है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।